हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हैं नागरिकता, इसमें देखेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार देखेंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य देखेंगे एवं नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं। इतना चीज़ जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था। नागरिकता जो प्रावधान कब लागू हुआ था, तो 1949 में लागू हुआ था ये। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया है। ये तो 5 से 11 तक ये नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता जो कौन प्रदान करता है, ये एक हरी नागरिकता प्रदान करता है। कौन? एकल नागरिकता जो भारत जो प्रदान करता है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये इंग्लैंड से हो जाएगा। कहाँ से? इंग्लैंड से हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय क्या है? संसद। कौन हो जाएगा? संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का प्रदान किया जाता है। यह अनुच्छेद 11 में है दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ये 1955 में बनाया था। ये भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ये एक प्रकार का। कितना? एक प्रकार का। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ये दोहरी नागरिकता। कौन? दोहरी नागरिकता। अब भारत की इन एक हरी नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है? तो रजिस्ट्रेशन करके या वंशानुक्रम करके या देशीकरण करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत को नागरिकता किस तरह समाप्त कर सकते हैं? त्याग करते परित्याग करते या पर्यावास करके या वंचित किए जाने पर। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते होना चाहिए? उसे 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष तक। तब आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? ये 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। ये तो 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का भाग 3 में जो है वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद के मूल अधिकारों का वर्णन है। ये 24। कितना है? 24 हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। तो ये अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था? किस भाग 3 को कहा था इसने? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में पूछ रहा है। जो संविधान लागू तो उस टाइम पर 7 था, वर्तमान में 6 है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या? मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न कि कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया? तो ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? वो संसद कर सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षण किससे माना जाता है? मूल अधिकार का संरक्षण किससे माना जाता है? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के अवकाश प्रतिबंध लगाने का मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वह संसद लगा सकता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न कि मूल अधिकारों के
परिवर्तित करने की शक्ति किससे प्राप्त, किसके पास होती है ये? उच्चतम व उच्च न्यायालयों के पास होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार 14 से आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। भाई विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये नागरिकता का अधिकार है। कैसा है? नागरिक अधिकार है ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान दिया है? कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 17 हो जाएगा। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान अस्पष्ट जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ये अनुच्छेद 19 के 1 के सब क्लॉज क में निहित है। ये भारत संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध? ये कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध दोनों यह संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण, विदेश यात्रा करने का भ्रमण देता है? ये अनुच्छेद 21 देता है ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध को वर्णित करता है? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक के लिए, 23 से 24। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण अनुच्छेद 24 है। कौन सा अनुच्छेद? 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा किरपान धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में जो है माना गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालन करने के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 30 में देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का दिया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसके संविधान की आत्मा भी कहा था। अगला प्रश्न कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार से प्राप्त दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया था? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को दिया था। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसे न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है? न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है ये समादेश यानी कि इसको रीट कहते हैं हम लोग। किस याचिका का शताब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? ये परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? वो हेबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रतीकरण। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसके पास है? अतिरिक्त जो सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे किसके पास है? राज्य के उच्च न्यायालयों के पास है। किसी न्यायालय अथवा न्यायालीकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी कर सकती है? वो उत्प्रेषण जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी बनाने पर नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। कितने? 24 घंटा के अंदर कराना होगा। अगला प्रश्न है कि किसी स्थिति में बंदी प्रतीक्षण याचिका, जिसको हम लोग हेबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है किसे? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी पर ये सब जारी होता है। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश, जिसको मैंडेमस जारी किया जा सकता है, इसे हेबियस कॉर्पस बोलते हैं उसको। कौन सा परमादेश जो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है, उसे अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसका क्यो वारंटो। अगला प्रश्न है कि वह रीट जो भारत के उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का सार्वजनिक संस्था आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? उसे परमादेश कहलाती है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रतीक्षण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ये
उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को निहित है। ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी द्वारा रीट जारी किया जा सकता है? ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि कैदी किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है। मौलिक अधिकारों में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? यह हड़ताल की करने की स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकरण अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बाद यानी मामले में संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया था? ये केशवानंद भारती बाद में दिया था। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय के किस बाद में माना था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकार में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गोलकनाथ बाद में किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? ये संपत्ति का अधिकार का जो है समान वैधानिक अधिकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। भारत के संपत्ति अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना गया है? एक कानूनी अधिकार माना गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण का स्वतंत्रता में निहित है। ये भारत में मत देने का अधिकार होता है कैसा? एक राजनीतिक अधिकार है। कैसा? ये एक राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई राज्य बनामा चंपकम दोराई राजन मुकदमे में निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकारों को संशोधन किया गया था? ये भेदभाव तथा विरुद्ध अधिकार के बारे में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। ये संविधान में मूल कर्तव्यों को संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टियों को आधार पर सम्मिलित किया गया था? ये स्वर्ण सिंह समिति के लिए किया गया था। ये अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था? ये 1976 में। कब? 1976 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। 1976 में 42वें संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य का निश्चित किया था? ये 10। कितना? 10 था। और 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ये अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? ये भाग के 4 में के क में जोड़ा गया था। भाग के 4 के क में जोड़ा गया था। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा दिया? मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा जो है अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक की चर्चा दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित करता है? ये अनुच्छेद 51 के क में संदर्भित करता है। ये अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है का उल्लेख किया? वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध, जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलेंगे, ग्रहण किया गया। डीपीएसपी कहाँ से लिए? आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया है। कहाँ? भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख? राज्य की नीति 36 से लेकर 51 तक के बारे में चर्चा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं में के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? ये राज्य के नीति निषेध तत्व कहता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत को शामिल करने के लिए पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है कि संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? कि सामाजिक, आर्थिक व लोकतंत्र की स्थापना करना, ये पीछे का उद्देश्य था। राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका? ये के.टी. साकी है। ये भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देते हैं? ये नीति निषेध तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलेंगे। अगला प्रश्न है
कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मानित है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संकल्पित करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का प्रावधान करता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में क्रिया करता है। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत करता है। अगला कहीं भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है। ये गोवा में जो है समान संहिता लागू किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। और 14 वर्ष के बच्चों के लिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक करता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका जो अलग करता है अनुच्छेद 50 में करता है। अगला प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन है। ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधित सुधार प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद 46 में कहा गया है। काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 41 में रखा गया है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायत की स्थापना। अगला प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्मारकों स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण करने का बाध्यकारी है। यह अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अगला है मूल अधिकार का वर्गीकरण। है मूल अधिकार का वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा इसको, जिसमें जो कहा गया कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। इस स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक के शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेकर 28 तक के बारे में बताया गया है। इस संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार है 29 से 30 तक के बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक के बारे में बताया गया है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक में इतना ही देखेंगे। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।